बजट को समझना और बजट को समझाना दोनों अपने आप में एक चैलेंज होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग 2022 और 23 का जो बजट है इसको सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करेंगे। पूरा एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, एकदम डिटेल जो मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी समझेंगे कि इस साल के बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो फटाफट। नमस्कार दोस्तों, प्रियांशु नाम है मेरा, आप देख रहे हैं रॉ इंडिया, मैं प्रियांशु त्रिवेदी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार का जो बजट है, इस बजट को फाइनेंस मिनिस्टर ने अमृत काल के बजट की फाउंडेशन बताया, उसका ब्लूप्रिंट बताया। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि अमृत काल क्या होता है। 2047 में भारत की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे और वो जो 100वां साल होगा वो अमृत महोत्सव का साल होगा और उसी की तैयारी के लिए 2022 से एक फाउंडेशन रखा गया, एक ब्लूप्रिंट रखा गया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा और इसी समय को, इसी ड्यूरेशन को अमृत काल बोला जा रहा है। इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने 4 फोकस ऑफ पॉइंट रखे हैं। पहला पीएम गति शक्ति, दूसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तीसरा प्रोडक्टिविटी इनैक्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन और आखिरी फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहले अगर पीएम गति शक्ति की बात करें तो पीएम गति शक्ति एक अप्रोच है इकोनॉमिक ग्रोथ का और इस डेवलपमेंट के 7 ग्रोथ इंजन्स बताए गए हैं। पहला रोड, दूसरा रेलवे, तीसरा एयरपोर्ट, चौथा पोर्ट, पांचवा मास ट्रांसपोर्ट, छठा वाटरवेज, सातवां लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट कहती है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ये तीनों मिलकर साथ काम करेंगे और ह्यूज जॉब क्रिएट्स होंगे। सबसे पहले अगर रोड की बात करें तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस बार नेशनल हाईवेज को 25,000 किलोमीटर एक्सपेंड किए जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होगा और जॉब का भी क्रिएशन होगा। अगर रेलवेज की बात करें तो गवर्नमेंट इस बार नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस की है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। सबसे पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट का, मतलब भारत के हर डिस्ट्रिक्ट का किसी ना किसी चीज को फेमस किया जाए और उसका एक्सपोर्ट हो बाहर के देशों में या कहीं भी बाहर, जिससे कि लोकल बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। जैसे कि कानपुर का चमड़ा, बनारसी साड़ी, मतलब कि हर जिले का कुछ ना कुछ फेमस हो और उससे लोकल बिजनेस को बढ़ावा मिले और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जो कि एक अच्छी बात है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। और इसके लिए गवर्नमेंट 400 भारत वंदे ट्रेन को भी लॉन्च की है, जिससे इसको फायदा मिले और गवर्नमेंट इसमें मदद करेगी। अगर सोलर पावर की बात करें तो गवर्नमेंट इस बार 19,500 करोड़ सोलर मैन्युफैक्चरिंग पे खर्च करेगी। एजुकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट इस बार एजुकेशन में बजट को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। पिछली बार का बजट 93,000 करोड़ का था, जो कि इस बार बढ़कर 1.04 लाख करोड़ का हो गया है, जो कि एक बहुत छोटा सा इंक्रीज है। गवर्नमेंट को जरूरत थी कि इसको और बढ़ाए। इतने कम पैसे एजुकेशन पे खर्च करने से आप भारत के हर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते हो। गवर्नमेंट इस बार डिजिटल यूनिवर्सिटी को भी इंट्रोड्यूस की है। जैसे आप जेएनयू में, ड्यू में वहां पर जा करके पढ़ते हो, आप डिजिटल यूनिवर्सिटी में घर रह करके पढ़ सकते हो, जो कि गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप है। मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, पुअर स्टूडेंट्स जो दिल्ली में, मुंबई में, बड़े बड़े शहरों में रह करके नहीं पढ़ सकते हैं, उतना एफर्ट नहीं कर सकते, वो घर बैठ करके आराम से पढ़ाई कर सकते हैं इस डिजिटल यूनिवर्सिटी में। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इस बार 12 से लेकर के 200 टीवी चैनल्स गवर्नमेंट लॉन्च करेगी, वो भी अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में, क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारे बच्चों का एजुकेशन बहुत इफेक्ट हुआ है और इसको रिकवर किया जा सके, इसके लिए गवर्नमेंट ऐसा स्टेप उठा रही है। अगर टेलीकॉम सेक्टर का बात करें तो गवर्नमेंट इस बार 5G टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करेगी और उम्मीद है कि इंडिया में 2023 तक जितने भी प्राइवेट टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं वो 5G नेट को प्रोवाइड करने लगे। अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट इस बार 86,000 करोड़ से बढ़ा करके बजट को 86,200 करोड़ रख दिया है, जो कि बहुत बड़ा इंक्रीज है। मुझे लगता है कि इतने में कुछ नहीं होगा। मुझे लग रहा था कि कोविड-19 से सबक लेकर के गवर्नमेंट इस बार हेल्थ में और भी ज्यादा इन्वेस्ट करेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है कि इतने जितना पैसा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी हेल्थ सेक्टर में, इतने पैसे में कुछ नहीं हो पाएगा। इंडिया को जरूरत है कि वो अपने हेल्थ सेक्टर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जरूरी है। एक अच्छा स्टेप जो गवर्नमेंट ने इस बार लिया है वो है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च करके, और इसके तहत 23 मेंटल हेल्थ
सेंटर्स बनाए जाएंगे, जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा स्टेप लग रहा है ये गवर्नमेंट का। एग्रीकल्चर के सेक्टर में एकमात्र अच्छी बात मुझे ये लगी कि गवर्नमेंट ने इस बार किसान ड्रोन के यूज को प्रमोट किया है और सरकार इसके लिए बोली है कि वो मदद करेगी। वैसे बोलती तो बहुत कुछ है, लेकिन हाँ बोली है, जो कि एक सही बात है। टेक्नोलॉजी के आने से एग्रीकल्चर और भी ज्यादा इंप्रूव होगा। स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छी खबर है, ये गवर्नमेंट ने 3062 करोड़ रुपए अलॉट किया है, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट है, जो कि स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छी खबर है। और पिछली बार के मुकाबले 300 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है स्पोर्ट्स कोटा के लिए। 2020 में गवर्नमेंट मनरेगा के ऊपर 1.11 लाख करोड़ रुपए खर्च करती थी, जो कि 2021 में घट करके 98,000 करोड़ हो गया, जो कि 2022 में घट करके 75,000 करोड़ हो गया। सीधे 25% काट लिया गया बजट से मनरेगा के। और इसके लिए सरकार ये लॉजिक देती है कि पिछली बार जो बजट था ना मनरेगा के लिए, वो पूरा खर्च नहीं हो पाया, इसीलिए इस बार हमने काट दिया। ये कैसा लॉजिक है कि खर्च नहीं हो पाया? भाई साहब, आज के समय में भारत में 50 मिलियन लोग, लगभग 5 करोड़ लोग बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है। और इतना ही नहीं, फूड के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट उसमें भी रिडक्शन कर रही है और ये रिडक्शन लगातार हो रहा है। भाई साहब, आप पिछले कई महीनों से मैच कर रहे होंगे कि पहले सिलेंडर पे कितना सब्सिडी मिलता था, वो सब्सिडी और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ। महंगाई बढ़ रही है और सरकार सब्सिडी घटा रहा है। मिडिल क्लास फैमिली कहाँ जाए? अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट ने डिफेंस बजट को 10% बढ़ा दिया है और भारत को डिफेंस के सेक्टर में सरकार आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सरकार अफगानिस्तान में 200 करोड़ रुपए और म्यांमार में 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है इस साल। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, मिडिल क्लास। इंडिया का जो 80% टैक्स पेयर बेस है वो मिडिल क्लास है, तो ये जानना जरूरी है कि इस बार के बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मिडिल क्लास फैमिली के लिए हमेशा की तरह एक थैंक यू है। सरकार ने धन्यवाद देते हुए कहा है कि आप अपना टैक्स टाइम पे भरते रहिए, आपके लिए कुछ खास नहीं है। और जब सरकार से पूछा गया कि मिडिल क्लास फैमिली के पास इस समय पैसा नहीं है और किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, आप इंडिया का एग्जांपल लीजिए, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगा जब मिडिल क्लास के पास पैसा होगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज्यादा कंजप्शन करता है। और जब मिडिल क्लास फैमिली के पास पैसा होगा तो वो कंजप्शन करेगा, अगर कंजप्शन करेगा तो फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, और जब मैन्युफैक्चरिंग होगा तो सेलिंग भी होगा। और जब मिडिल क्लास के पास पैसा ही नहीं होगा तो कंजप्शन कैसे करेगा? इससे तो इकोनॉमिक में डाउनफॉल आएगी ना। पता नहीं सरकार के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इतनी सिंपल सी बातें क्यों नहीं समझ पाते हैं। और जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से पूछा गया कि इस बार टैक्स में कटौती क्यों नहीं की गई मिडिल क्लास के लिए, तो सरकार ने ये कहा कि आप हमको धन्यवाद दीजिए कि हमने 2 साल से टैक्स बढ़ाया भी नहीं है, तो घटाने का तो सवाल ही नहीं है। हर साल महंगाई 6 से 7% बढ़ रही है और लोगों की आमदनी उतनी ही है। भाई साहब, मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ तो सरकार को करना चाहिए था। अगर मिडिल क्लास के लिए आप नहीं करोगे तो सिंपल है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इस बार कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक अच्छी बात है, कॉर्पोरेट का जो टैक्स था, मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% था और कंपनीज के लिए 15% था। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी टैक्स 18% से घटा करके 15% कर दिया जाएगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो सबचार्ज टैक्स था वो 12% था, उसको घटा करके 7% कर दिया गया है। अगर आप छोटे मोटे व्यापारी हैं तो आप खुश मत होइए, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनका टर्नओवर 1 से लेकर के 10 करोड़ के बीच में है। इस बार के बजट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी खूब चर्चा हुई। इस बार गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स के ऊपर 30% टैक्स लगाए जाएंगे। सरकार को ये मायने नहीं रखता कि आपका फायदा हो रहा है या आपका नुकसान हो रहा है, बस 30% टैक्स लगाए जाएंगे। और सरकार का ये स्टेप माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्रिप्टो को लीगलाइज करेगी और हो सकता है कि फ्यूचर में आरबीआई अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करे। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने से पहले सरकार से एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, जिसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने काफी जोर शोर से प्रचार किया था, इंडिया एट 75, मतलब आजादी के 75 साल बाद भारत कैसा होगा। और 2022 आ गया है और इस साल भारत अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। और इस साल को लेकर के गवर्नमेंट ने काफी सारे वादे भी किए थे, जैसे कि हर घर में बिजली,
किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक, भारत में कई सारे स्मार्ट सिटीज बनाए जाएंगे और इंडिया में बुलेट ट्रेन भी आएगी। और आप जमीन पे देख सकते हो कि ये बातें कितनी हकीकत है। तो सबसे पहले आप अगर लोगों को सपना दिखाते हो, उसके पहले आपने जो पहले वादा किया था उसको पूरा करना जरूरी है। और जब इंडिया एट 75 का मिशन ही पूरा नहीं हो पाएगा तो हम इंडिया एट 100 कैसे सेलिब्रेट करेंगे। मैंने अपने वीडियो में पूरी कोशिश की कि मैं बजट को सिंपल वर्ड्स में आपको समझा सकूं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, आप बजट को अच्छे से समझ गए हो, तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बजट के बारे में जान सकें। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि बजट 2022 को लेकर के आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।